कुंदनपुर राज्य के महाराज देवव्रत अपने सेनापति भीष्मक के साथ वन विहार के लिए गए थे। दोनों अपने राज्य के व्यवस्था के विषय में बात कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि कुंदनपुर के सीमा के पास शत्रु राज्य के राजा चतुरसेन की सेना आक्रमण करने आ रही है। ये देखकर महाराज, राजा चतुरसेन की सेना हमारे राज्य की सीमा के निकट आ रहे हैं। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। महाराज चतुरसेन ने ये उचित नहीं किया है। किसी पूर्व सूचना के बिना उन्होंने आक्रमण कर दिया है। हमें कोई अवसर ही नहीं दिया। महाराज, ये तो युद्ध नीति के विरुद्ध है। युद्ध नीति के विरुद्ध तो है, परंतु चतुरसेन जैसे अधर्मी राजा का इस बात से कोई संबंध नहीं है। हमें अभी सेना सज्ज करनी होगी। कुछ ही दिनों में ये सेना हमारे राज्य तक पहुंच जाएगी। महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सेना के आधे सैनिक पश्चिम दिशा में सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ बाकी सीमाओं पर तैनात हैं। हम राजा चतुरसेन के प्रचंड सेना का प्रतिकार नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? हम दोनों भी यहाँ इस सीमा के पास ही हैं। यदि चतुरसेन की सेना ने मुझे बंदी बना लिया तो उन्हें युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी और हमें शरणागति लेनी पड़ेगी। महाराज, सामने एक गुफा है। हम कुछ प्रहर वहां पर जाकर छुप सकते हैं। तब तक आगे क्या करना है इसका विचार करने का समय भी मिल जाएगा। महाराज देवव्रत को भीष्म की बात उचित लगती है। दोनों उस गुफा के अंदर छुप जाते हैं। दोनों बहुत चिंता में थे कि चतुरसेन की सेना का आक्रमण कैसे रोके। तभी उन दोनों को एक लड़की के पायल की आवाज आने लगती है। उस मधुर आवाज के साथ एक सुंदर लड़की गुफा में आती है। उस लड़की की सुंदरता देखकर देवव्रत उसे देखते ही रह जाते हैं। उसके सुनहरे बाल देखकर महाराज को लगता है कि ये स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा है। कौन हो तुम सुंदरी, और इस अंधेरी गुफा में क्या कर रही हो? मैं मोहिनी हूँ, इसी गुफा में रहती हूँ। ये गुफा ही मेरा घर है। क्या क्या इतनी सुंदर कन्या और इस गुफा में रहती है? तुम्हें भय नहीं लगता? नहीं, इसमें भय का क्या कारण है? मोहिनी की बातें सुनकर महाराज देवव्रत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मोहिनी के पास कुछ फल होते हैं। महाराज, आप दोनों ये फल खा लीजिए। नहीं मोहिनी, चिंता के समय मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। कैसी चिंता महाराज? हमारे राज्य पर शत्रु राजा चतुरसेन की प्रचंड सेना आक्रमण करने के लिए सज्ज हो गई है और मेरे पास उनका सामना करने के लिए पर्याप्त सेना नहीं है। मैं यहाँ वन में हूँ। यदि चतुरसेन ने मुझे बंदी बना लिया तो मेरा राज्य उसका हो जाएगा और मुझे शरणागति लेनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि राजा चतुरसेन बड़े ही अधर्मी राजा है। यदि आपकी प्रजा को समर्पण करना पड़ा तो वो भी अधर्म के भागी बन जाएंगे। मैं भी उसी चिंता में हूँ। मोहिनी कुछ देर विचार करती है और महाराज, मैं आपके समस्या का निवारण कर सकती हूँ। कन्या, क्या वार्तालाप कर रही हो तुम? महाराज के साथ इस प्रकार का उपहास कैसे कर सकती हो तुम? मैं उपहास नहीं कर रही हूँ सेनापति महोदय। मैं सत्य में आपकी सहायता कर सकती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो मोहिनी? इतनी बड़ी सेना का सामना तुम कैसे कर सकती हो? नहीं महाराज, सेना का सामना मैं नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपके लिए सैन्य निर्माण करूँगी जो चतुरसेन की सेना का प्रतिकार कर पाए। क्या इतनी बड़ी सेना का निर्माण तुम करोगी? महाराज, मेरे विचार से हमें इस गुफा का त्याग करना चाहिए। ये लड़की मुझे मनुष्य नहीं, कोई जादूगरनी या पिशाचिनी लग रही है। सेनापति महोदय, मैं कोई जादूगरनी या पिशाचनी नहीं हूँ, सामान्य मनुष्य ही हूँ। यदि ऐसा है तो तुम सैन्य कैसे निर्माण कर सकती हो? ये एक बहुत बड़ी कथा है महाराज। कुछ साल पहले मेरे जीवन में एक घटना घटित हुई थी। मेरे सौंदर्य और सुनहरे बालों के कारण कई पुरुष मुझ पर मोहित होकर मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इसलिए मैं वन में अकेली रहती थी। एक बार उस वन में एक बहुत बड़े तपस्वी आए थे। वो अपनी कुटिया बना रहे थे, तब मैं उनके पास गई थी। कन्या, तुम कौन हो और यहाँ वन में अकेली क्यों रहती हो? मुनिवर, मैं मोहिनी हूँ। मेरी ये सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है। मेरे माता पिता नहीं है। गांव में जब मैं अकेली रहती थी तब पुरुष मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उनसे अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ वन में मैं चली आई हूँ। कन्या,
यहाँ तुम्हें वन्य पशुओं का भय नहीं लगता? मुनिवर, उन पुरुषों को देखकर ऐसा लगता है कि ये वन्य पशु उनसे कई गुना अधिक अच्छे हैं। आज तक कभी भी किसी वन्य पशु से मुझे कोई समस्या नहीं हुई है। पुत्री, तुम तो बहुत धैर्यवान हो। अपने शील का रक्षण करने के लिए वन में आकर रहने का निर्णय लेने के लिए हृदय में धैर्य होना आवश्यक है। अब जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मेरा रक्षण रहेगा। मुनिवर, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। आप जब तपस्या में लीन रहेंगे तब आपके भोजन का प्रबंध मैं करूंगी, आपके कुटीर की स्वच्छता करूंगी। अवश्य पुत्री। उस दिन के बाद मोहिनी तपस्वी की सेवा करने लगती है और कुछ महीनों के बाद तपस्वी की तपस्या पूर्ण हो जाती है। पुत्री मोहिनी, आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे इस सुनहरे बालों का उपयोग तुम समाज के कल्याण के लिए करोगी। जब भी तुम किसी उदात्त हेतु के लिए अपने हाथ जोड़कर किसी वस्तु का स्मरण करोगी, तब तुम्हारे बालों से भरपूर मात्रा में वो वस्तु उत्पन्न हो जाएगी। आपका बहुत बहुत आभार मुनिवर। यदि मेरे बालों का उपयोग समाज के हित में हुआ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। महाराज, मुनिवर ने दिए हुए उस वरदान का मैंने आज तक उपयोग नहीं किया है, परंतु आज आपके राज्य के हित के लिए और चतुर्सेन जैसे अधर्मी राजा के पराजय के लिए मैं इस वरदान का उपयोग कर सकती हूँ। यदि सत्य में तुम्हें कोई ऐसा वरदान प्राप्त है तो तुम मेरे लिए ईश्वर के समान हो मोहिनी। तुम्हारे कथन के अनुसार यदि यहाँ सैन्य उत्पन्न हो गया तो मैं चतुर्सेन की सेना को मेरे राज्य में प्रवेश करने से पहले ही रोक सकता हूँ। देवव्रत की बात सुनकर मोहिनी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। देवव्रत और भीष्मक बड़े ही आश्चर्य से उसे देख रहे होते हैं। मोहिनी हाथ जोड़कर, हे ईश्वर, मुनिवर के वरदान का आज मैं प्रथम बार उपयोग कर रही हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। महाराज देवव्रत के राज्य का अधर्मी चतुर्सेन के अधर्म से रक्षण करने के लिए उन्हें सैन्य की आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी एक एक बाल से 100 सैनिक उत्पन्न हो। सैनिकों की संख्या इतनी हो कि चतुर्सेन की सैन्य से अधिक हो। मोहिनी प्रार्थना करके खड़ी रहती है और अचानक उसके बालों से सैनिक उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ ही क्षणों में महाराज देवव्रत के सामने सैनिकों की बड़ी फौज खड़ी हो जाती है। तुम अद्भुत हो मोहिनी। इतनी बड़ी सेना की सहायता से तो मैं बड़ी ही सरलता से चतुर्सेन की सेना को पराजित कर सकता हूँ। तुम्हारे सुनहरे बालों से बने इस सेना को मैं मोहिनी सेना नाम देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सेनापति भीष्मक, हमारी इस नई सेना का प्रतिनिधित्व कीजिए। महाराज देवव्रत और सेनापति भीष्मक राजा चतुर्सेन की सैन्य के साथ युद्ध करने के लिए सीमा पर चले जाते हैं। भयंकर युद्ध होता है। और महाराज देवव्रत की सेना चतुर्सेन की सेना को परास्त कर उसे पराजित कर देते हैं। दोनों सेना के साथ वापस उस गुफा में आते हैं। मोहिनी, तुम्हारी सेना ने शत्रु को परास्त कर हमें विजय दिलाई है। मोहिनी, मैं तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। महाराज, मैंने सोचा था कि आप सज्जन व्यक्ति हैं, परंतु आप भी मेरे सौंदर्य से मोहित होकर मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। नहीं मोहिनी, तुम गलत समझ रही हो। मोहिनी, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित अवश्य हुआ, परंतु मैं तुम्हें प्राप्त करने की इच्छा से ये नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें मुनिवर का वरदान प्राप्त है। यदि तुम मेरे राज्य की महारानी बन गई तो आने वाले भविष्य में राज्य पर यदि कोई संकट आए तो उसका निवारण करने में मुझे तुम्हारी सहायता प्राप्त हो सकती है। तुम तुम्हारे वरदान से समाज का हित साध सकती हो। तुम्हारा यदि मुझसे विवाह हो गया तो तुम्हें इस वन में अकेले रहने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई तुम्हें अनुचित नजर से नहीं देखेगा। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ मोहिनी कि मैं तुमसे विवाह केवल राज्य और समाज के हित के हेतु से करना चाहता हूँ। मोहिनी थोड़ी देर विचार करके महाराज देवव्रत से विवाह करने के लिए सज्ज हो जाती है। दोनों का विवाह हो जाता है। महाराज अपनी नई नवेली महारानी को लेकर अपने राज्य पधारते हैं।
अब तक चतुरसेन की पराजय की बात राज्य में पहुंच चुकी थी। मोहिनी सेना के विषय में पूरे राज्य में चर्चा हो रही थी। सब लोग अपने पराक्रमी राजा और नई महारानी को देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ खड़े हुए होती है। महारानी मोहिनी, ये हमारी प्रजा है। सभी लोग आपको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। नहीं महाराज, सभी प्रजा आपका जय घोष कर रही है। हमारी प्रजा आपके पराक्रम की प्रशंसा करने के लिए यहाँ आई है। चलिए, हम ऐसा विचार करते हैं कि प्रजा हम दोनों के ही स्वागत के लिए आई है। वो देखिए, वो हमारा राजमहल है। दोनों का रथ राजमहल पहुंच जाता है। महाराज देवव्रत की पहले भी 2 रानियां थी, महारानी मायावती और महारानी सत्यकृपा। दोनों महारानी मोहिनी को देखती है। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एक दूसरे के साथ धीरे से बात करने लगती है। देखा महारानी सत्यकृपा, महाराज की नई पत्नी कितनी सौंदर्यवती है। हाँ महारानी मायावती, उसे ही देख रही हूँ। अवश्य महाराज ने इसके सौंदर्य को देखकर ही इसके साथ विवाह किया होगा, नहीं तो इस वन में रहने वाली कन्या से महाराज कैसे विवाह कर सकते हैं। इसने अवश्य महाराज को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाया होगा। मुझे तो लगता है कि इसे सम्मोहन विद्या का ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा हमारे महाराज ऐसे ही किसी के साथ विवाह नहीं कर सकते। देखिए तो, इसका रंग कितना गोरा है और इसके ये सुनहरे बाल तो इसके सौंदर्य और बढ़ा रहा है। ऐसे सुनहरे बालों को देखकर तो कोई भी पुरुष मोहित हो सकता है। ये बाल भी इसने ऐसे ही किसी विद्या से प्राप्त किए होंगे। तभी महाराज देवव्रत और महारानी मोहिनी उनके पास आकर पहुँचते हैं। दोनों रानियां वर वधू की आरती उतारकर उनका स्वागत करते हैं। महाराज मोहिनी से अपनी दोनों रानियों का परिचय करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। महारानी सत्यकृपा, जब से महाराज के विवाह हुआ है, महाराज अधिक समय महारानी मोहिनी के साथ ही व्यतीत करने लगे हैं। हम दोनों से बात करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। हाँ महारानी, उस मोहिनी ने तो हमारे महाराज को अपने प्रेम जाल में ऐसा फांस रखा है कि उन्हें हमारा स्मरण भी नहीं है। हमें कुछ करना होगा। हाँ महारानी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि महाराज हमें इस महल से भी निष्कासित कर देंगे। इधर महाराज देवव्रत और महारानी मोहिनी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तब, महाराज, जब से हमारा विवाह हुआ है, आप आपके अन्य दोनों पत्नियों से दूर हो गए हैं। कुछ दासियों से मैंने सुना कि वो दोनों मेरे विषय में कुछ बातें कर रही थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनसे दूर मत रहिए। ऐसी कोई बात नहीं है महारानी मोहिनी, तुम्हारे कारण ही आज मेरा राज्य सुरक्षित हुआ है। मेरी सेना में तुम्हारे कारण इतनी वृद्धि हुई है। मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारे उपकार का उचित सम्मान करने के लिए ही तुम्हारे साथ ज्यादा समय व्यतीत करना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मैंने उस दिन कोई उपकार नहीं किया था। मुनिवर ने मुझे वरदान इसी कारण से दिया था कि समाज का हित हो सके। आप अपने मन पर कोई भी भार मत रखिए और महारानी मायावती और महारानी सत्यकृपा के साथ कुछ समय व्यतीत कीजिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूँगा। महाराज देवव्रत, महारानी मायावती और महारानी सत्यकृपा के साथ भी अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ जाता है। महामंत्री महाराज देवव्रत से आकर मिलते हैं और उन्हें अकाल और प्रजा की स्थिति के विषय में समाचार देते हैं। महाराज, हमारे राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया है। प्रजा के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा है। उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है महाराज। क्या आपने मुझे इस विषय में पहले क्यों नहीं बताया महामंत्री? मैं अपने राजकोष से उनके लिए अनाज और धन की व्यवस्था करने का आदेश देता हूँ। जानता हूँ महाराज, परंतु हमारे राजकोष में भी अभी इतना पर्याप्त अनाज नहीं है कि हम उसे पूरी प्रजा में वितरित कर सकें। पिछली बार भी बारिश कम होने के कारण हमने प्रजाजनों को अनाज के कर से छूट दी थी और सबसे केवल 2-2 धान की बोरियां ही ली थी।
इस कारण से राजकोष में अब ज्यादा धान नहीं है। आप एक बार राजकोष का परीक्षण करके देख लीजिए कि कितना अनाज बचा है। तब तक मैं कोई उपाय ढूंढता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, परंतु हमें शीघ्र अनाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारी प्रजा को भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, इस राज्य के राजा के अधिकार से मेरा ये कर्तव्य भी है कि मेरे राज्य में कोई भूखा न सोए। मैं भूखा रह सकता हूँ, परंतु मेरे राज्य में एक भी वासी को मैं भूखा नहीं रहने दूंगा। आप आज ही राजकोष को खोलकर प्रजा को वहां से अनाज लेकर जाने के लिए कहिए। आगे मैं देखता हूँ। महामंत्री राजकोष की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें महारानी मायावती और महारानी सत्यकृपा मिलती हैं। क्या हुआ महामंत्री, इतनी कैसी जल्दी है आपको कि महारानी को प्रणाम करने की भी समय नहीं है आपके पास? क्षमा करें महारानी, परंतु मैं बहुत बड़ी चिंता में हूँ। वही विचार करते हुए आगे जा रहा था, इसलिए आपको प्रणाम नहीं किया। प्रणाम महारानी मायावती, प्रणाम महारानी सत्यकृपा। ऐसी कौन सी चिंता है महामंत्री? महारानी, हमारे राज्य में अकाल पड़ा है, प्रजा के पास अनाज नहीं बचा है। इसी विषय में अभी महाराज से चर्चा कर रहा था। महाराज ने आदेश दिया है कि राजकोष से प्रजा को अनाज उपलब्ध करा दिया जाए। अच्छा ठीक है, आप अपना कार्य कीजिए, हम महाराज से बात करते हैं। दोनों महारानियां देवव्रत के पास जाती है। महाराज, आप बहुत बड़े चिंता में हैं। हाँ महाराज, चिंता आपके मुख पर ही दिख रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज, आप हमें समस्या बता सकते हैं, कदाचित हम आपको समस्या का कोई निवारण बता सके। नहीं, मेरी समस्या का निवारण आप दोनों के पास नहीं है। आप दोनों कुछ नहीं कर पाएंगी। ऐसा कहकर महाराज देवव्रत जल्दी जल्दी महारानी मोहिनी के कक्ष की ओर जाने लगते हैं। देखना, अब अवश्य महाराज उस मोहिनी के पास जाएंगे। उसके पास? परंतु वो क्या करेगी, वही तो देखना है। ऐसा क्या है उसमें कि महाराज हर समस्या का उपाय उसके पास ही ढूंढते हैं। चलिए हम छुप कर जाकर देखते हैं। दोनों महारानी महाराज देवव्रत के पीछे जाती है। मोहिनी के कक्ष के बाहर खड़ी होकर छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। महारानी मोहिनी, एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप आदेश कीजिए महाराज। महारानी, राज्य में अकाल पड़ा है, प्रजा के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा है। मैंने महामंत्री से कहकर राजकोष खुलवा दिया है, परंतु उसमें भी पर्याप्त अनाज नहीं है। कुछ दिनों के बाद प्रजा को भूखा रहना पड़ सकता है। प्रजा भूखी रहे, ये तो उचित नहीं है। कोई भी राज्य राजा से बड़ा नहीं होता। राजा और राज्य को समृद्ध करने का कार्य प्रजा करती है। हम तो प्रजा के पालक हैं। हम भूखे रह सकते हैं, परंतु प्रजा को भूखा नहीं रख सकते। मुझे आपसे इसी समझदारी की अपेक्षा थी महारानी मोहिनी। अब आप अपने इन सुनहरे बालों से इतना धान उत्पन्न कीजिए कि हमारी प्रजा की समस्या का अंत हो जाए। अवश्य महाराज। मोहिनी हाथ जोड़ती है और धान्य का स्मरण करती है। उसके सुनहरे बालों से एक के बाद एक ऐसी धान्य की बोरियां निकलने लगती है। कुछ ही देर में इतना धान्य निर्माण हो जाता है कि प्रजा की अगली कई महीनों की अनाज की समस्या समाप्त हो जाती है। ये सब देखकर मायावती और सत्यकृपा दोनों की आश्चर्य से नीचे गिरना बाकी होता है। महारानी मायावती, आपने भी वही देखा जो मैं देख रही थी? हाँ महारानी सत्यकृपा, ये कैसे किया इसने? अपने बालों से इतना सारा धान्य उत्पन्न कर दिया। ये अवश्य कोई मायावी है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? महाराज देवव्रत पूरी प्रजा में धान्य बांट देते हैं। कुछ दिनों के बाद महारानी मोहिनी सबको खुशखबरी देती है। महारानी मोहिनी गर्भवती है, ये पता चलने के बाद सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, केवल महारानी सत्यकृपा और महारानी मायावती को छोड़कर। महारानी मायावती, ये मोहिनी तो गर्भवती भी हो गई है। पहले से इसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और अब ये गर्भवती है। इस वंश के वारिस को ये हमसे पहले जन्म देगी। हाँ महारानी सत्यकृपा, विवाह के इतने वर्षों के पश्चात भी हम दोनों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और ये इतनी जल्दी गर्भवती हो गई है।
महाराज पहले से ही हमसे दूर हो गए हैं और अब यदि इसने पुत्र का जन्म दे दिया तो महाराज सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अब सत्य कह रही है महारानी मायावती, किसी भी प्रकार से इस मोहिनी को मार्ग से हटाना पड़ेगा। हाँ, परंतु इस प्रकार से कि किसी को भी हम पर संदेह नहीं होना चाहिए। यदि महाराज को पता चला कि हमने इसे मारने की योजना बनाई थी तो महाराज हमें दंडित कर सकते हैं। हाँ, आपकी बात उचित है, हमें बहुत सावधानी से ये कार्य करना चाहिए। फिर एक दिन महारानी सत्यकृपा, उस मोहिनी को समाप्त करने का मार्ग मिल गया है। अच्छा, कैसे? ये एक बहुत ही विषैला सर्प है। हम इस सर्प को मोहिनी के कक्ष में छोड़ देते हैं। यह सर्प मोहिनी को काट लेगा और इसके विष से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे वाह, इससे तो किसी को हम पर कोई संदेह भी नहीं होगा। हाँ, रात को जब सब सो जाएंगे तब हम इस सर्प को मोहिनी के कक्ष में छोड़ देते हैं। रात को सब सो जाते हैं। मायावती और सत्यकृपा दोनों उस सांप को मोहिनी के कक्ष में छोड़ देती है। उस समय महाराज देवव्रत किसी आवश्यक कार्य के लिए राज्य से बाहर गए हुए होते हैं। सांप मोहिनी को काट लेता है। आह! सत्यकृपा और मायावती दोनों बाहर खड़ी रहकर मोहिनी की चीखें सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। चलो, सर्प ने अपना कार्य कर दिया, अब हम जाकर इसकी सहायता करने का नाटक करते हैं। फिर महारानी सत्यकृपा और महारानी मायावती दोनों मोहिनी के कक्ष में आती हैं। क्या हुआ महारानी मोहिनी? अरे वो देखो, एक सर्प खिड़की से बाहर जा रहा है। महारानी सत्यकृपा, लगता है कि महारानी मोहिनी को उस सर्प ने काट लिया है। सर्प का विष मोहिनी के शरीर पर प्रभाव करने लगता है। उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। महारानी सत्यकृपा और मायावती लोगों को दिखाने राजवैद्य जी को बुलाती हैं। तभी महाराज भी वहाँ आते हैं। क्या हुआ महारानी मोहिनी को? महाराज, इन्हें एक विषैले सर्प ने काट दिया है। क्या सर्प ने काट लिया? राजवैद्य जी, आप कुछ कीजिए, शीघ्र महारानी का विष निकालिए। महारानी गर्भवती है, हमारी संतान और महारानी बचने चाहिए। महाराज, महारानी को जिस सर्प ने काटा है वो अत्यंत विषैला था। उसके विष का उपचार करने का सामर्थ्य मेरी औषधि में नहीं है। तो अब इस भयानक विष का कैसे उपाय कर सकते हैं? महाराज, वन में एक बड़े तपस्वी आए हैं। उनके पास कितनी भी जहरीले सर्प के विष को उतारने की औषधि है, ऐसा मैंने सुना है। आप शीघ्र उनसे वो औषधि ले आइए, तभी महारानी स्वस्थ हो सकती है, अन्यथा महारानी के प्राण बचाना असंभव हो जाएंगे। देवव्रत अपने घोड़े पर तपस्वी से उस औषधि को लेने वन में पहुंच जाते हैं। उन्हें तपस्वी जी मिलते हैं। मुनिवर, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरी पत्नी मोहिनी को एक विषैले सर्प ने काट लिया है। उसके विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए मुझे आपकी औषधि की आवश्यकता है मुनिवर। महाराज देवव्रत, मोहिनी के विष का उपचार मेरे पास है। मोहिनी जैसी कन्या जो सबके विषय में विचार करती है, उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। महाराज देवव्रत के साथ तपस्वी राजमहल आते हैं। तपस्वी मोहिनी को औषधि पिलाते हैं और उसके शरीर से विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। मोहिनी, अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। मुनिवर, मेरी संतान तो ठीक होगी ना? हाँ मोहिनी, तुम्हारी संतान भी विष के प्रभाव से मुक्त हो गई है। शीघ्र ही तुम एक स्वस्थ संतान को जन्म दोगी। आपका बहुत बहुत आभार मुनिवर। यदि आज आप मेरी सहायता नहीं करते तो मैं अपनी पत्नी और संतान को खो देता। नहीं महाराज, मोहिनी के साथ जो हुआ वो अनैसर्गिक है। इसके भाग्य में अपमृत्यु नहीं है। किसी ने जान करके मोहिनी की हत्या करने का प्रयत्न किया है। मैं भी वही सोच रहा हूँ महाराज। इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई सर्प महारानी के कक्ष में प्रवेश करना असंभव है। अर्थात कोई महारानी मोहिनी का शत्रु है हमारे राज्य में। महामंत्री, पता लगाओ कि वो सर्प महारानी के कक्ष में कैसे पहुंचा। महाराज देवव्रत की बात सुनकर महारानी सत्यकृपा और महारानी मायावती को भय लगने लगता है। कुछ देर के बाद
महामंत्री वापस आता है। मैंने अपने गुप्तचरों से जानकारी प्राप्त की है। उनका कहना है कि कल एक सपेरे ने महारानी मायावती को एक बक्सा दिया था। कदाचित उस बक्से में वो विषैला सर्प हो सकता है। आप ये क्या कह रहे हैं महामंत्री? मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं किसी से नहीं मिली थी। महारानी, उस सपेरे को मेरे सिपाहियों ने बंदी बना लिया है। चाहे तो उसे पूछकर हम सत्य पता कर सकते हैं। अब मायावती कुछ बोल नहीं पाती है। ये देखकर महारानी मायावती, आप चुप हैं। इसका अर्थ है कि महामंत्री जो कह रहे हैं वो सत्य है। आपने ही उस सर्प को महारानी मोहिनी के कक्ष में छोड़ा था। सत्य बताइए, नहीं तो मुझे बलपूर्वक आपसे सत्य उगलवाना होगा। महाराज, मैं सत्य बताती हूँ। मैं और महारानी सत्यकृपा मोहिनी से जलते थे। उसका सौंदर्य अलौकिक है, साथ ही उसके बालों में जादुई शक्तियाँ है। उसने कई बार राज्य के हित में आपकी सहायता की है। जब से आपका मोहिनी से विवाह हुआ है, तब से आप हम दोनों से दूर हो गए हैं। आप राज्य की सारी बातें मोहिनी से ही करते हैं और अब तो वो आपके संतान को जन्म देने वाली है। हमने सोचा कि यदि इसने आपके पुत्र को जन्म दिया तो आप हमें अपने स्मरण से भी निकाल देंगे। इसलिए उसे मार्ग से हमेशा के हटाने के हेतु से हमने उन्हें मारने की योजना बनाई। आप दोनों ने ये बहुत अनुचित किया है। मैंने मोहिनी की सुंदरता देखकर नहीं, बल्कि सबके प्रति उसका व्यवहार देखकर उससे विवाह किया था। मैं उससे राज्य की समस्याओं के विषय में बात करता था, क्योंकि उन समस्याओं का निवारण करने की उसमें शक्ति है। आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मुझसे हमेशा कहती थी कि मुझे आप दोनों के साथ भी समय व्यतीत करना चाहिए। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आज यदि मोहिनी को कुछ हो जाता तो मैं आप दोनों को भी मृत्यु दंड दे देता। मुनिवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे सुनहरे बालों में जो शक्ति दी है उसे आप वापस ले लीजिए। मेरी इस जादू से मेरे प्राण पर भी संकट आने लगा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बालों के कारण मेरे परिवार में कोई कलह निर्माण हो। उचित है पुत्री, मैं तुम्हारे बालों की शक्ति को वापस लेता हूँ। महाराज देवव्रत, आप अपने राज खजाने में इस मणि को रख दीजिए। इस मणि के होने से आपको कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। आपके राज्य की समृद्धि सदा बनी रहेगी। फिर तपस्वी अपने विद्या से मोहिनी के सुनहरे बालों की शक्ति वापस लेते हैं और एक दिव्य मणि में एकत्रित करते हैं। वो मणि सुनहरे रंग की रोशनी से चमकने लगता है। तपस्वी मोहिनी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। महाराज देवव्रत सुनहरे मणि को राज खजाने में रख देते हैं। महारानी सत्यकृपा और महारानी मायावती मोहिनी को अपनी छोटी बहन मानकर उसका ख्याल रखने लगती है। कुछ महीनों बाद मोहिनी एक सुंदर पुत्र का जन्म देती है।